हेलो गुड इवनिंग बच्चों। आशु कोचिंग एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं आपकी रूपाली मैम आपके लिए लेकर आई हूँ छायावादी युग पर एक नई क्लासेस। आज हम छायावादी युग की समय सीमा, उसके रचनाकार, उनकी रचनाएं, उनके जन्म, उस युग की विशेषताओं के साथ साथ इस युग से आए आपके महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी हल करेंगे। तो क्लास को अंत तक देखना ना भूलें, क्लास से जुड़े रहें और अपने प्रश्नों के उत्तरों को जानने का प्रयास करें। तो सबसे पहले हम जानते हैं छायावाद। तो छायावाद को मैं बताऊं कि कई लोगों ने अलग अलग तरह से परिभाषित किया है। आपके इस युग में लगे रचनाकारों ने भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, डॉक्टर नगेंद्र राम कुमार वर्मा, महादेवी वर्मा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंद दुलारे वाजपेयी तथा जयशंकर प्रसाद जी। मैं आपको बहुत साधारण सी परिभाषा के तौर पे छायावाद को यहाँ समझाऊंगी, जिस परिभाषा को हमें दिया था राम कुमार वर्मा जी ने। तो वह कहते हैं कि परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने लगती है, तभी छायावाद की सृष्टि होती है। और देश की सामाजिक स्थितियों को देखते हुए उस समय जो हमारे यहाँ पे ब्रिटिश शासन कर रहा था, उनकी के आधार पर यदि हम देखें तो हमारे नामवर सिंह द्वारा जो हमारी परिभाषा है वो बहुत सटीक बैठती है कि छायावाद उस राष्ट्रीय जागरण की अभिव्यक्ति है। मतलब छायावाद उस राष्ट्रीय जागरण को कहा जा सकता है जो एक और पुरानी रूढ़ियों इन रूढ़ियों में आप पाएंगे लोगों का मानना था कि खड़ी बोली एक कर्कश भाषा है और उसमें पद्य करना नामुमकिन है, लेकिन हमारे छायावादी कवियों ने उसे कर दिखाया। तो दूसरी ओर विदेशी पराधीनता जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि ब्रिटिश शासन हमारे यहाँ था, तो विदेशी पराधीनता से मुक्ति की बात इसमें की जा रही होती। इस युग की शुरुआत 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक मानी जाती है। कुछ कवि 1920 से 1936 ईस्वी तक भी मानते हैं, लेकिन आपकी पाठ्य पुस्तक में 1919 ईस्वी से लेकर 1938 ईस्वी ही दिया हुआ है, तो आप इसी समय सीमा को मानेंगे। और अभी तक यह प्रश्न आपके पेपर में नहीं पूछा गया, लेकिन यदि पूछ लिया जाता है तो आपको सही टिक 1919 ईस्वी से लेकर 1938 ईस्वी पर ही लगाना है, जो कि आपके छायावादी युग की समय सीमा है। इस युग के प्रमुख रचनाकार एवं उनकी रचना। तो मैं आपको बता दूं बेटा, छायावादी युग में हमारे रचनाकार बहुत सारे हुए, और जो छायावादी युग के पहले रचनाकार माने जाते हैं वो हैं आपके मुकुटधर पांडे, जिन्हें मैंने आपको द्विवेदी युग में पढ़ाया था। इन्होंने सर्वप्रथम एक रचना लिखी थी इन्होंने सर्वप्रथम एक शीर्षक लिखा था पत्रिका में, जिस पत्रिका का नाम था श्री शारदा, हिंदी में छायावाद। उसी से हमने छायावाद की शुरुआत मानी है। और इनके द्वारा लिखी थी एक रचना है क्रूरी के प्रति, जो छायावाद की पहली कविता मानी जाती है। ठीक है, तो मुकुटधर पांडे जो हैं वो छायावादी युग के पहले कवि माने जाते हैं, लेकिन छायावाद में मुख्य रूप से जिन कवियों को लिया गया है वो हैं हमारे जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा। इन चारों का इस युग में इतना महत्व है कि इन्हें छायावादी युग का स्तंभ कहा जाता है। स्तंभ, जिस प्रकार किसी घर को मजबूती देने के लिए नींव में स्तंभ लगाए जाते हैं, उसी प्रकार छायावादी युग के ये लेखक चार स्तंभ कहलाते हैं। ठीक, तो सर्वप्रथम हम अपने राइटर को पढ़ते हैं, जयशंकर प्रसाद जी को। तो जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 1889 ईस्वी में हुआ था और 1937 ईस्वी में इन्होंने अलविदा कह दिया। तो इनकी रचना सबसे पहले हम पढ़ते हैं आंसू, झरना, लहर, कामायनी, दुर्स्वामिनी, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु, कंकाल, तितली, इरावती, जन्मयका, नागयज्ञ, कानन, कुसुम, आकाशदीप, आंधी, एक घूंट, सज्जन, इंद्रजाल। आंसू जो रचना है वह प्रसाद जी की ब्रह प्रधान, ब्रह मतलब जिसमें वियोग की बात की जा रही हो, ब्रह प्रधान एक स्मृति काव्य है। ठीक, झरना और लहर भी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, जिनमें से झरना को
छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला कहा जाता है। यह जो रचना है इसको छायावाद का प्रथम प्रयोगशाला कहा जाता है। छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला। लहर कामायनी। कामायनी आपकी एक महाकाव्य है। यह एक आपका महाकाव्य है और यह हिंदी साहित्य में बहुत विशेष महत्व रखती है। इसके जो पात्र हैं वो हमारे प्रतीकात्मक हैं। इसमें कुल 15 सर्ग हैं, 15 सर्ग। इसमें हम जो पात्र पाते हैं वह हैं मनु, श्रद्धा, इड़ा और कुमार। यहाँ पर मनु मन का, श्रद्धा हृदय, इड़ा बुद्धि तथा कुमार मानव का प्रतीक हैं। तो यह रचना इनकी बेहद इम्पोर्टेंट रचना है, बहुत महत्वपूर्ण रचना है, तो इसे भूलना नहीं है। ध्रुवसाम्नी, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु यह इनके प्रमुख नाटक है। नाटक के क्षेत्र में प्रसाद जी की विशेष ख्याति है। ध्रुवसाम्नी जब इन्होंने लिखा था तो इसमें नायिका जो ध्रुवसाम्नी थी वही इस नाटक की नायक थी, जिसका नाम भी ध्रुवसाम्नी ही था। इसमें एक तो ध्रुवसाम्नी उस समय का लिखा स्त्री प्रधान नाटक है जिसमें स्त्री को नायक के रूप में प्रदर्शित किया गया है, जो कि नाटक की नायक के रूप में प्रदर्शित की गई हैं। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु ये भी इनके बहुत प्रमुख नाटक हैं। कंकाल, तितली, इरावती ये तीनों प्रसाद जी के उपन्यास हैं, जिनमें से इरावती अपूर्ण उपन्यास है और आपका तितली और कंकाल दोनों पूछे जा चुके हैं। जनमेका, नागयज्ञ, कानन, कुसुम ये आपके काव्य हैं। आकाशदीप जो कि कहानी है और आपके सिलेबस में भी शायद लगी हुई रही होगी 9th में या 10th में। आंधी, एक घूंट, सज्जन, इंद्रजाल। सज्जन भी बेटा आपका एक नाटक है। एक घूंट आपकी एकांकी है और ये भी बहुत प्रसिद्ध एकांकी है। तो अगले हमारे राइटर हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनके लेकर मैं बता दूं कि इन्हें मुक्तक छंद का प्रवर्तक माना जाता है और इन्हें शलाका पुरुष भी कहा जाता है। निराला ने कवित्व को हिंदी का जातीय छंद कहा। इन्होंने कवित्व जो छंद है आपका उसे हिंदी का जातीय छंद कहा। इनकी बहुत प्रसिद्ध रचना है राम की शक्ति पूजा और यह आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। यह आपकी एक फिलोसफिकल जैसी रचना है। इसमें राम पात्र हैं, ठीक है, और वह पूजा कर रहे हैं रावण से युद्ध को जीत लेने के लिए माता की। तो वहाँ पे इन्हें नेत्रदान की भी आवश्यकता पड़ जाती है। इन्हें प्रतिदिन कमल के ताज़े फूल चढ़ाने होते हैं। तो जब एक दिन लास्ट दिन होता है और उस दिन माता इनकी परीक्षा ले रही होती हैं कि यह इस युद्ध को जीतने के लिए किस हद तक त्याग कर सकता है, तो एक फूल वहाँ पे कम पड़ जाता है। तो राम को अपनी माता की कही हुई बात याद आती है कि जो मेरे नयन हैं वो कमल रूपी हैं। तो यह नीचे से अपना चाकू उठाते हैं और अपनी आँख का नेत्र निकालने के लिए शुरू हो जाते हैं। इतने में माता प्रकट हो जाती हैं और वह बता देती हैं कि मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी, फूल यहाँ पर है, मैं बस जानना चाहती थी कि तुम कितना त्याग कर सकते हो और मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम अपनी युद्ध में जीत जाओगे। सरोज स्मृति यह इन्होंने अपनी बेटी की याद में लिखी थी रचना। इनकी बेटी की जब मृत्यु हो गई थी बेटा, तो इन्होंने अपनी बेटी के लिए सरोज स्मृति रचना लिखी। हमारे कुछ रचनाकारों ने इस रचना को कहा है कि यह रचना तलवार पर चलने के समान है। अनामिका इनकी बेहद फेमस रचना है। परिमल, कुकुरमुत्ता भी इनकी बहुत अच्छी रचना है, जिसमें हम अमीर और गरीब पूंजीवाद के खंडन को लेकर इस रचना को लिखा गया है, जिसमें अमीर और गरीब के जीवन को बताया गया है। सुमित्रानंदन पंत, इनका जन्म 1900 ईस्वी में होता है और 1977 में इनकी मृत्यु हो जाती है। कला और बूढ़ा चांद, लोकायत्न, पल्लव, चिदम्बरा, गुंजन, युग, वाणी। बेटा यह रचना सिर्फ वाणी के नाम से भी आ सकती है, तो आपको सुमित्रानंदन पंत ही लगाना है। इनकी चिदम्बरा रचना है जिसे पुरस्कृत किया जा चुका है। लोकायत्न भी वह रचना है जिसके लिए सम्मान मिल चुका है।
अगली हमारी लेखिका हैं महादेवी वर्मा। इनका जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था और 1987 में इनकी मृत्यु हो गई। इनका एक फेमस काव्य संग्रह है जिनका नाम है यामा। इसके अंतर्गत जो इन्होंने रचनाएं रखी हैं वह है निहार, निर्जा, रश्मि। ठीक है, तो यामा एक काव्य संग्रह है जिसके अंतर्गत हम इन रचनाओं को पाते हैं। दीप, शिखा, संध्या, गीत, पथ के साथी, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। वियोग श्रृंगार को लेकर इन्होंने बेहद सुंदर रचनाएं लिखी हैं। अगले हमारे राइटर हैं हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन, इनका जन्म भी 1907 में हुआ था और मैं आपको बता दूं कि हरिवंश राय बच्चन जी अमिताभ बच्चन जी के फादर हैं। पर इनकी बेटा आत्मकथा को लेकर विशेष रूप से प्रश्न आ रहे हैं। ठीक है, इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी थी जो कि 4 भागों में थी। 4 भागों में, तो पहला इसका भाग था क्या भूलूं क्या याद करूं, दूसरा था इसका नीड़ का निर्माण, फिर तीसरा था इसका बसेरे से दूर, बेटा चौथा था इसका 10 द्वार से सोपान तक। ठीक, तो यदि आपकी रचना आती है नीड़ का निर्माण, क्या भूलूं क्या याद करूं, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक और इसकी विधा पूछी जाती है तो आप लिखेंगे आत्मकथा। इसकी विधा है आत्मकथा। और हरिवंश राय बच्चन जी को लेकर यही रचनाएं लॉर्ड फेयर की अधिकांशतः पूछी जा रही हैं। मधुशाला, ये इनकी बहुत ही सुंदर रचना है और ये हालाबाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। ठीक है, मधुशाला पे इन्होंने हमारे मदिरा को लेकर बहुत सुंदर चित्रण किया है। प्रतीक्षा, भगवती चरण वर्मा, इनका जन्म हम देखते हैं कि 1903 को होता है और 1981 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी रचना है भूले बिसरे चित्र। भूले बिसरे चित्र, इस रचना को भी सम्मानित किया गया था ज्ञानपीठ पुरस्कार से। आपके एग्जाम में अभी तक इनकी यही रचना पूछी जा रही है। राम कुमार वर्मा, इनका जन्म 1905 में हुआ है। आप क्रमबद्ध तरीके से इन्हें याद कर सकते हैं। मैंने बस ये 4 प्रमुख स्तंभ रहे हैं इसलिए प्रसाद, निराला, पंत और महादेवी जी को पहले लिया था। आप इनको क्रम से याद कर सकते हैं क्योंकि पहले आते हैं आपके भगवती चरण वर्मा, उसके बाद राम कुमार वर्मा, फिर महादेवी वर्मा और बच्चन जी का जन्म आप सेम टाइम पीरियड में पाते हैं। तो राम कुमार वर्मा जी का जन्म हुआ था 1905 में और 1990 में इनकी मृत्यु हो जाती है। बेटा दीपदान इनका बेहद प्रसिद्ध एकांकी है जो कि आपकी 9th क्लास के सिलेबस में लगा हुआ था। ठीक, इनकी बादल की मृत्यु और उत्तरायण ये रचनाएं प्रमुख हैं। माखनलाल चतुर्वेदी जी, इनका जन्म 1889 ईस्वी को हुआ था और 1968 ईस्वी में इनका निधन। हिम तरंगनी, हिम तरंगनी, हिम किरीटनी, हिम किरीटनी, पुष्प की अभिलाषा, पुष्प की अभिलाषा, यह है इनकी बहुत ही प्रमुख रचना है। इसमें इन्होंने बताया है बेटा कि जो पुष्प है उसकी अभिलाषा किसी अच्छे एक्टर्स के घर में गले में पड़ने की, किसी नेता के गले में पड़ने की, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सीएम, ठीक है, अदर के वगैरह के गले में पड़ने की नहीं है, बल्कि उसकी अभिलाषा है कि वह अपने देश पे निछावर हो जाने वाले सैनिकों के चरणों में पड़े। समर्पण। अगले हैं हमारे राइटर बालकृष्ण शर्मा नवीन। इनका जन्म 1897 में होता है और 1960 में इनकी मृत्यु हो जाती है। हम बिस्पाई जन्म के, हम बिस्पाई जन्म के। सुभद्रा कुमारी चौहान, 1904 में इनका जन्म होता है और 1948 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी अभी तक पूछी जाने वाली रचना है त्रिधारा। इसके अलावा इनकी एक प्रसिद्ध रचना है झांसी की रानी। झांसी की रानी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। हर बोलो बुंदोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। रामधारी सिंह दिनकर, इनका जन्म 1908 ईस्वी में होता है और 1974 ईस्वी में इनका निधन हो जाता है। रेणुका इनकी पहली रचना है। कुरुक्षेत्र, इसमें इन्होंने महाभारत जिस जगह पर हुआ था उस जगह का नाम था कुरुक्षेत्र, उसके विषय में लिखा है। उर्वशी रश्मिरथी, इस रचना में इन्होंने महाभारत में
पाए गए पात्र, प्रमुख पात्र कर्ण के विषय में लिखा है। परशुराम की प्रतिज्ञा, संस्कृति के 4 अध्याय, संस्कृति के 4 अध्याय, यह है इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है। अर्धनारीश्वर, इस रचना के बारे में बेटा मैं आपकी फर्स्ट क्लास मतलब आधुनिक क्लास के में बता चुकी हूँ। रेती के फूल, उजली आग, बट विपल, मिट्टी की ओर, नरेंद्र शर्मा 1913 से में इनका जन्म हुआ था और 1989 ईस्वी में इनका निधन। इनकी प्लास वन सबसे इम्पोर्टेंट रचना है, इसलिए मैंने इसे ही लिख दिया और अभी तक इनसे कोई रचना नहीं पूछी गई है। रमेश शुक्ल अंचल, यह आपकी बुक में लिखे गए राइटर हैं। आपके सिलेबस की हिंदी की बुक में छायावादी युग के अंतर्गत जिन रचनाकारों को दिया है उन सभी रचनाकारों के साथ साथ आपके सिलेबस में जो जो रचनाकार लगे हुए हैं मैंने उन सभी को लिया है। तो रामेश्वर शुक्ल अंचल आपके सिलेबस में इनसे रिलेटेड कोई चैप्टर नहीं है, ये सिर्फ आपके युग में दे रखे हैं, इसलिए मैंने इन्हीं का नाम और इनका टाइम पीरियड लिखवा दिया है। अभी तक बाकी इन दोनों से, नरेंद्र शर्मा जी से और अंचल जी से कोई रचना नहीं पूछी गई है, इसलिए मैंने इनके लिए स्थान रिक्त छोड़ दिया है। आगे हम पढ़ते हैं बेटा इनकी विशेषताएं। द्विवेदी युग में सर्वाधिक जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं महादेवी जी की, दिनकर जी की पूछी जा रही हैं और उनके उपरांत यदि कुछ सबसे ज़्यादा आ रहा है तो वह है आपके युग की विशेषताएं। तो इस युग में बेटा क्या हुआ था कि देश प्रेम की भावना जागृत हो चुकी थी, काल्पनिक दुनिया को लेकर काफ़ी लिखा जाने लगा था, श्रृंगारिकता में वियोग की स्थिति को बहुत ज़्यादा लिखा जा रहा था, प्रकृति का मानवीकरण किया जा रहा था, ठीक है, सौंदर्य भावना प्रधान हो गई थी। तो इसी तरह से हम इसमें पढ़ेंगे मानवतावाद तथा देश प्रेम की भावना, वेदना तथा निराशा का स्वर, वेदना दुख, ठीक है, प्रकृति में चेतना का आरोप, मतलब उसके अंदर भी, जिसे मैं मानवीकरण बोल रही हूँ, मतलब उसके अंदर भी जान है, तो प्रकृति में चेतना का आरोप, व्यक्तिक अनुभूति की प्रबलता, सौंदर्य भावना की प्रधानता, रहस्य भावना की प्रधानता। छायावादी युग को रहस्यवादी भी कहा जाता है बेटा और स्वच्छंदवादी युग भी कहा जाता है। कल्पना की प्रचुरता, श्रृंगारिकता की भावना। अब हम चलते हैं आपके प्रश्नोत्तरों पर जो कि अभी तक आपके बोर्ड परीक्षाओं में पूछे गए हैं 2021 से लेकर 2025 तक की। तो मैंने आपको सारी रचनाएं आपकी पढ़ा दी हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, ध्रुव सामनी नाटक के लेखक कौन है? तो देखो मैंने आपको बताया था ये विधा क्या है, नाटक। तो इससे 2 तरह के प्रश्न बन सकते हैं, एक ये जो कि ये दे रखा है ध्रुव सामनी नाटक के लेखक कौन है, तो दूसरा बन सकता है कि ध्रुव सामनी की विधा क्या है। तो हम एक साथ अपने जितने बन सकते हैं उतने क्वेश्चन तैयार करके चलते हैं। ये 2025 के पेपर में पहला क्वेश्चन है, ठीक है बेटा। तो निराला, रामकृष्ण दास, जयशंकर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल। तो यदि आपको पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। जयशंकर प्रसाद। अगली हमारी रचना है, कुरुक्षेत्र के रचनाकार कौन है? ये जो आपको क्वेश्चन है इससे आपका विधा का प्रश्न नहीं बनेगा क्योंकि यह एक काव्य है, अर्थात ये पद्यात्मक रचना है और पद्य रचनाओं को लेकर विधा नहीं पूछी जा रही है। तो शमशेर बहादुर सिंह, जयशंकर प्रसाद, वेद व्यास, रामधारी सिंह दिनकर। तो अभी मैंने आपको बताया था कि इस रचना के अंतर्गत किसके विषय में बताया गया है, जहाँ पे हमारा महाभारत हुआ था उसका वर्णन किया गया है। तो रामधारी सिंह दिनकर। क्या भूलूं क्या याद करूं रचना की विधा। तो इस रचना की विधा बेटा मैंने आपको बताई थी, आत्मकथा, जो कि हरिवंश राय बच्चन जी की, और इन्होंने इसे कितने भागों में लिखा था, तो 4 भागों में लिखा था, 1 2 3 4। क्या भूलूं क्या याद करूं। नीड़ का निर्माण फिर बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक,
ठीक, तो आपको भूलना नहीं है, याद रखना है। क्या भूलूं क्या याद करूं, आपका इसमें दे रखा है। तो ये चारों ही बेटा क्या है, आपकी आत्मकथा है हरिवंश राय बच्चन जी की, जिसका सही आंसर होगा आत्मकथा। छायावादी युगीन कवि हैं। अब मैंने आपको एक ही जगह सारे कवि लिखवा दिए हैं। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, जो बच्चे इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं वो पिछली हुई क्लासेस को अवश्य देख लें। तो आपने देखा था कि हरिओद जी किस युग में आए थे, कौन बताएगा? मैथिली शरण गुप्त, राधा कृष्ण दास और महादेवी वर्मा। तो महादेवी वर्मा को हमने इसी युग में पढ़ा है। तो छायावादी युग की रचनाकार कौन है? महादेवी वर्मा। ठीक है, और शेष हमारे थे द्विवेदी युग के। सुमित्रा नंदन पंत की रचना है हिम तरंगिनी। हमने किसकी पढ़ी थी अभी? माखनलाल चतुर्वेदी जी की। चिदम्बरा, जो कि पढ़ी थी हमने पंत जी की। यशोधरा है हमारी गुप्त की, और ये द्विवेदी युग के रचनाकार हैं। और त्रिधारा हमने किसकी पढ़ी थी? सुभद्रा कुमारी चौहान, ठीक, जिन्होंने लिखी थी झांसी की रानी। निहार के रचनाकार हैं। तो आपके कन्फ्यूजन के लिए यहाँ रचनाकार शब्द दे दिया है और ऑप्शन में दी हैं स्त्री। ठीक है, तो इस शब्द से कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि निहार की रचना महादेवी वर्मा ने की है। कि रचनाकार दे रखा है तो कोई पुरुष होगा। रचनाकार आपका कॉमन वर्ड है जो स्त्री और पुरुष दोनों के लिए आता है। ये क्वेश्चन बेटा आपका 2 बार आया है। तो निहार के रचनाकार कौन है? आपके 2024 के पेपर में छायावादी युग से ये सारे प्रश्न आए थे। तो निहार के रचनाकार कौन है? सेम प्रश्न लिया है, देखो सेम ऑब्जेक्टिव है। तो महादेवी वर्मा। पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है? तो बेटा यामा से मैंने आपको बताया था, निहार रश्मि निर्जा। साकेत में मैंने आपको बताया था कि उर्मिला की कहानी ली गई है, और ये रामायण में थी लक्ष्मण की पत्नी। ठीक है, रश्मि रथी में मैंने अभी आपको बताया कि कर्ण के विषय में बताया गया है। तो पुष्प की अभिलाषा किस में है? युग चरण में। छायावादी युग की मुख्य विशेषताएं हैं। अभी मैंने आपको विशेषता बताई थी। युद्धों का सजीव चित्रण वर्णन नहीं है, यथार्थ चित्रण नहीं है, भक्ति की प्रधानता नहीं है, प्रकृति का मानवीकरण है। अजात शत्रु नाटक के रचनाकार हैं। तो ये भी मैंने आपका लिखवाया। सबसे पहले मैंने आपके जयशंकर प्रसाद की रचनाएं ही पढ़ाई थी, तो इसमें कौन आ जाएंगी? जयशंकर प्रसाद। आधुनिक युग की मीरा कही जाती हैं। मीराबाई। अब मीराबाई को ही आधुनिक युग की मीरा नहीं कहा जाएगा। सुभद्रा कुमारी चौहान नहीं, महादेवी वर्मा यस। रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है। तो बेटा अभी आपने ऊपर ही अपना प्रश्न देखा, अजातशत्रु नाटक के रचनाकार कौन है? तो अर्धनारीश्वरी, संस्कृति के 4 अध्याय, रेती के फूल हमारी दिनकर की रचना है, और अजातशत्रु हमारी प्रसाद जी की रचना है। फिर देखो आगे आपका काव्य की, छायावादी काव्य की विशेषताएं। तो प्रकृति का मानवीकरण यस। अंग्रेजी शिक्षा का विरोध, ये हमारा भारतेंदु युग में हो रहा था। ठीक, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। और जिन प्रश्नों का उत्तर यदि आपको पता होता है तो अपने कमेंट बॉक्स में मेरे टिक करने से पहले ज़रूर लगाया करें। और मैं इतनी देर अवश्य लेती हूँ आपका उत्तर बताने में कि आप आसानी से टाइपिंग कर सकें। चलिए अब मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में।